हेलो स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वालिटी की लास्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इससे पहले हम तीनों एक्सरसाइज को करा चुके हैं। इनकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, उसको देख सकते हो। अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में देख रहे होंगे इनइक्वालिटी का फॉर्म बना हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को करना है उससे पहले तीनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले उन लेक्चर्स को देखो, उसके बाद ये एक्सरसाइज देखो। तो जब भी लीनियर इनइक्वालिटी का फॉर्म बना होता है और उसमें लेस और ग्रेटर दोनों ही आते हैं, तो पहले हम लेस वाला केस लेते हैं, फिर अलग से ग्रेटर वाला केस लेते हैं। तो अभी पहले लेस वाला केस ले लेते हैं। -15 लेस देन 3x - 2 अपॉन 5। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है या लास्ट के 3 लेक्चर्स में बताया है, क्योंकि 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। 0 लेस देन कि जितना हो सकता है हमें नंबर को ट्रांसपोजिशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ट्रांसपोजिशन कर लिया और -15 ट्रांसपोज होके +15 हो गया। 0 लेस देन 3x - 2 अपॉन 5। ये एलसीएम लिया था और एलसीएम लेने के बाद 15 5 जो 75 होता है। क्लियर? 5 0 में चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। लेस देन 3x - 3 2 6 + 75। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 0 लेस देन 3x 75 - 6 वैल्यू आएगी 69। अब इसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो -69 आएगा लेस देन 3x, और 3 से जब कट किया तो 23 आएगा -23 लेस देन x। अब इसके बाद मैंने लेफ्ट पार्ट तो ले लिया, लेफ्ट पार्ट की इनइक्वालिटी का यूज करके सॉल्व कर लिया। अब राइट वाला पार्ट देखते हैं। 3x - 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, ये 0 में चली जाएगी। x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, देन x लेस देन इक्वल टू 2। और -23 से बड़ा है x और x से बड़ा है 2। तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों को कंबाइंड किया। -23 से x बड़ा और x से 2 बड़ा। इसका मतलब क्या है? -23 से x बड़ा और x से 2 बड़ा भी है लेकिन साथ में इक्वल भी है, ये लिख दिया। अब फाइनल आंसर इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू -23 to 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल फॉर्म हो गया इसका। -23 से x बड़ा है और x से 2 बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू -23 to 2, लेकिन 2x के लिए इक्वल भी है तो इसमें इंक्लूड लगा दिया। इंक्लूड का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल। -23 इंक्लूड नहीं है तो -23 के लिए ओपन इंटरवल लगा दिया। -23 से बड़ा होगा x का वैल्यू, लेकिन -23 नहीं हो सकता। और 2 से x की वैल्यू छोटी होगी लेकिन 2 के इक्वल भी हो सकती है, इसलिए मैंने इस तरफ क्लोज इंटरवल लगा दिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट से एक इनइक्वालिटी का फॉर्म बना दिया, राइट से एक इक्वेशन आ गई, दोनों को कंबाइंड किया और सॉल्व करके x के लिए इंटरवल की वैल्यू या फॉर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी यही सेम करेंगे। पहले लेफ्ट पार्ट लेंगे इनइक्वालिटी का, फिर राइट पार्ट। 2 पार्ट बन जाते हैं। पहले लेफ्ट पार्ट लिया, देखो 3x + 11 अपॉन 2। ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन कर लिया। 0 लेस देन इक्वल टू 3x + 3 का 11 में मल्टीप्लाई 33 अपॉन 2 -7। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर लिया राइट साइड में। 0 लेस देन इक्वल टू बाई 1 करके एलसीएम लिया 2 3x + 33 और 7 2 14 हो गया। ठीक है, देन 0 2 0 में चला गया 3x, और 33 से जब 14 को माइनस करेंगे तो माइनस करने से 13 4 आएगा 9 और 2 1 आएगा 1, 19 हो गया। देन 19 लेस देन इक्वल टू 3x, मैंने ट्रांसपोजिशन कर लिया। देन 19 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x आ गया। तो ये x के लिए एक इंटरवल या इनइक्वालिटी का फॉर्म आ गया। अब इसके बाद राइट वाले पार्ट को लेते हैं। 3x + 11 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। अब देखो इसमें भी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, लेकिन एक मैं यहाँ से बीच में बात बोलूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें उससे भी आंसर आ जाता है। उससे आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आंसर के जो कंप्लीट इंटरवल की वैल्यू आनी चाहिए उसमें से कुछ नंबर मिसिंग हो जाते हैं। अगर कंप्लीट आंसर चाहिए तो उसके लिए ट्रांसपोजिशन ज़्यादा बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई से, अदरवाइज कुछ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो चली जाती है। ट्रांसपोजिशन कर लिया मैंने।
3 बाई 1 किया तो 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, 3x प्लस 33 और 11 2 22 बाई 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई और साथ में एलसीएम लिया, 2 क्रॉस में चला गया, 3x और 33 में से 22 को माइनस किया, 11 आएगा लेकिन प्लस का होगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर। देन 3x इज लेस देन इक्वल टू -11, देन x लेस देन इक्वल टू -11/3। ये एक हमें सॉल्यूशन मिल गया। ये एक इनइक्वालिटी का फॉर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, लेकिन ये +33 -14 यहाँ पे प्लस आना चाहिए, है ना। ये मुझे आइडिया कैसे आया, क्योंकि ये नंबर छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा x होगा और x से बड़ा ये वैल्यू होगी, ठीक है। इस टाइप का सीक्वेंस बन जाता है, तो इसे मैंने डाल दिया इन इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इन इक्वेशन सेकेंड। तो इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों को हम कंबाइन करेंगे। -19/3 से बड़ा है x और x से बड़ा है -11/3, तो कंबाइन करके लिखा तो x लेस देन या x इज ग्रेटर देन -19/3 एंड x इज लेस देन -11/3। अगर इसे कंप्लीट बोलना चाहें तो बोलेंगे -19/3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू -11/3। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -19/3 टू -11/3, ठीक है। अब -19/3 में ये मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया, ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल। बिग ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, -19/3 के इक्वल भी वैल्यू होगी x की और -19/3 से बड़ी भी होगी। -11/3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू -11/3 के इक्वल भी होगी क्योंकि इक्वल का साइन है और साथ में छोटी भी होगी, और ये रिप्रेजेंट कर दिया है क्लोज इंटरवल से। इससे भी शो हो रहा है ये अपर और लोअर ये दोनों ही वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ठीक है। 6 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को पहले तो सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको ग्राफ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी जो ग्राफ बनेगा उसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इनइक्वालिटी को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये एक इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं, 2x - 2 लेस देन x + 5। वेरिएबल को सेम साइड में लेके आते हैं, x इज लेस देन 2 + 5 देन x लेस देन इक्वल टू 7 आ गया। इसका मतलब हुआ कि x की जितनी भी वैल्यू होगी वो 7 से लेस होगी। x बिलोंग्स टू -∞ टू 7, ठीक है। ये ओपन इंटरवल होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है साथ में, लेस देन इक्वल टू केवल लेस देन है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। सेकेंड वाले को देखते हैं, 3x 3 2 6 और इज ग्रेटर देन 2 - x, ठीक है। वेरिएबल को सेम साइड में लेके आते हैं, 3x + x इज ग्रेटर देन 2 - 6 देन 4x इज ग्रेटर देन -4 देन x इज ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब है x की जितनी भी वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी, मीन्स x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड करके जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हमें ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो देख लेते हैं, ये नंबर लाइन होगी। अब एक आ रहा है 7 और एक आ रहा है -1, तो ये -1 ले लिया मैंने, इधर लेंगे -1, नेगेटिव साइड है, और इधर 7 लेंगे, ठीक है। और -1 के बाद कहीं 0 आ रहा होगा, और इसमें बोला इस तरफ ले लिया मैंने -∞ और इस तरफ ले लिया नंबर +∞। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 7 से -∞ यानी -∞ टू 7, ये एक सेट आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, लेकिन 7 और -∞ एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। और सेकंड में दिया है -1 टू इन्फिनिटी, तो -1 टू इन्फिनिटी। तो ये वाला जो इंटरवल है, इंटरवल का नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब दोनों में हमें कॉमन देखना होता है। ये रूल याद रखो, जब एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाए तो एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी के जो इंटरवल बनेंगे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, यानी जो कॉमन पार्ट होता है दोनों ही इंटरवल से, उसको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखते हैं या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो
इसमें क्या था 7 से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से 7, तो ये रीजन आया था, और सेकंड में -1 से इन्फिनिटी आया था, तो ये रीजन था। दोनों में कॉमन कितना था? ये रीजन था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1 to 7। बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से अलग अलग इंटरवल बन जाते हैं। दोनों ही इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों ही इंटरवल से जो कॉमन रीजन निकल के आता है, वो कॉमन रीजन फाइनल आंसर भी हो जाता है, और वही नंबर लाइन पे सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सॉल्यूशन निकालना है और नंबर लाइन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं इन एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। 5 2 10 और 5 7 35 हो गया, -3 2 6 और 3 3 9 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। 10x - 6x वैल्यू आएगी 4x, -35 - 4 वैल्यू आ गई -44, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देन 4x लेस देन इक्वल टू 44, देन x 4 से इसको कट कर दिया 11 आ गया, x लेस देन इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, ये एक इन इक्वेशन का पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x। ऐसा करते हैं कि वेरिएबल को सेम साइड में लेके इधर ही लिख लेते हैं पहले। 2x - 6x ट्रांसपोजिशन कर लिया वेरिएबल को, और न्यूमेरिकल वैल्यू को अदर साइड में लिखा। 47 - 19 आ गया, और 2x - 6x वैल्यू -4x आएगी, लेस देन इक्वल टू, और 17 में से 9 को माइनस किया 8 आएगा, है ना, और 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, और 4 से इसको कट कर दिया, 4 7 जब 28 हो गया। देन x लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 7 आएगा। अब मैंने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वेरिएबल में नेगेटिव साइन तो नहीं आता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर? तो हमें एक आंसर मिला यहाँ से कि -7 से x बड़ा है और x से 11 बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें दो नंबर पता है अभी, एक 11 और सेकंड -7। -7 जानते हो लेफ्ट में आएगा, है ना, लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट साइड के नेगेटिव होते हैं, और राइट साइड के पॉजिटिव होते हैं। तो राइट साइड के पॉजिटिव हो गए, लेफ्ट साइड के नेगेटिव हो गया, -∞ और ये +∞ हो गया। ठीक है, और अब इसका हम इंटरवल अगर बनाएं तो x बिलोंग्स टू, इसमें क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू 11 से छोटी है। कहाँ तक छोटी हो सकती है? -∞ तक, लेकिन हमें 11 को इंक्लूड करना है, बिकॉज लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, और ऊपर जो बिग ब्रैकेट होता है वो हमें बताता है कि ये 11 इंक्लूड भी है, और 11 से सारी वैल्यू जो आएंगी वो छोटी होंगी x के लिए। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -7 से बड़ी होगी। x के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो -7 से बड़ी भी होंगी और साथ में इक्वल भी होगी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -7 टू -7 से बड़ी कहाँ तक जा सकती है? +∞ तक। ठीक है, छोटे में देखते हैं तो -∞ तक जाता है, बड़े में देखते हैं तो +∞ तक जाता है। अब -∞ से 11 तक जाना है, -∞ से हमें 11 तक जाना है। फर्स्ट इंटरवल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड है -7 से ∞ तक जाना है, तो -7 से चले जाते हैं ∞ तक, है ना। अब दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला रीजन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ? सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -7 टू 11, लेकिन -7 भी इंक्लूड होगा और 11 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि देखो -7 पे भी इक्वल्स आ रहा है और 11 पे भी साथ में इक्वल्स आ रहा है। तो मैंने अभी क्या किया क्वेश्चन में, 10th के फर्स्ट पार्ट की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इंटरवल निकाल दिया, सेकंड पार्ट की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इंटरवल निकाल दिया, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। दोनों से जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन जो निकल के आया वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, साथ में उसी से सॉल्यूशन निकल के आ गया। 10th कंप्लीट हुआ, 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो सेल्सियस में रेंज पूछा है, क्या होगा, जबकि फ़ारेनहाइट में इनका रेंज दिया है। इफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला, और उसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दिया है। फ़ारेनहाइट देखो दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77, तो फ़ारेनहाइट हमें दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट दिया है, तो फ़ारेनहाइट को मैंने शो कर दिया कि 68 से बड़ा होगा और 77 से छोटा। फ़ारेनहाइट है ना, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू किसके इक्वल है? 9/5 C + 32 लेस देन इक्वल टू 77, है ना। फ़ारेनहाइट के इक्वल में ये था, तो फ़ारेनहाइट को रिप्लेस करके मैंने C के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन दिया था उसको लिख दिया। C के टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो रेंज निकालनी है वो सेल्सियस के टर्म्स में, सेल्सियस के लिए निकालनी है। तो पहले जब भी इनइक्वालिटी आती है तो हम लेफ्ट वाला पार्ट पहले लेते हैं, 68 लेस देन 9/5 C + 32। अब इसके बाद इसको हम ट्रांसपोजिशन डायरेक्टली कर लेते हैं, 68 - 32 इज लेस देन 9/5 C, ठीक है। और 8 में से 2 को माइनस किया 6 आएगा, 6 में से 3 को माइनस किया 3 आएगा, लेस देन 9/5 C। 9 4 जा 36 होता है, क्लियर। देन 4 लेस देन C/5। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 20 लेस देन C। तो ये तो एक इनइक्वालिटी का पार्ट आ गया, ठीक है। अभी मैंने इनइक्वालिटी का लेफ्ट वाला पार्ट लिया था, अब इनइक्वालिटी का राइट वाला पार्ट लेते हैं। 9/5 C + 32 लेस देन 77। 9/5 C लेस देन 77 - 32। सो 9/5 C लेस देन 7 2 5 हो गया और 7 3 4 हो गया, है ना। और 9 5 जा वैल्यू आ जाती है 45। देन C इज लेस देन 25। अब दोनों को ही हम कंबाइंड कर लेते हैं, ये इनइक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इनइक्वेशन सेकंड हो गई। तो इनइक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइंड किया तो कंडीशन क्या है कि जो 25 से बड़ा है C, और C फिर C 20 से बड़ा है और इधर 25 से छोटा है, इसका मतलब C लाई करेगा 20 से 25 के बीच में। अगर हम इसका इंटरवल लिखें तो C बिलोंग्स टू C बिलोंग्स टू 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये इंटरवल हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फ़ारेनहाइट के लिए रीडिंग दी थी, एक छोटी रीडिंग दी थी, एक सबसे बड़ी रीडिंग दी थी। तो फ़ारेनहाइट को छोटी और बड़ी रीडिंग के बीच में शो कर दिया, मतलब फ़ारेनहाइट लाइज बिटवीन 68 to 77। फ़ारेनहाइट C के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया क्योंकि C के लिए वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद सॉल्व करके दोनों ही इनइक्वालिटी के पार्ट बन गए, एक लेफ्ट और राइट सॉल्व किया और कंबाइन करके फाइनली हमें आंसर मिल गया है। 11th कंप्लीट हुआ, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12 के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आता है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। लैंग्वेज को समझना, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड। अच्छा, एक सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसमें 2% बोरिक एसिड को बाहर से और ऐड कर दिया है। तो ये एक मैंने सपोज कर लिया बीकर है और बीकर में सॉल्यूशन था, है ना, सॉल्यूशन होगा और इसमें केवल 8% बोरिक एसिड है और 2% बोरिक एसिड बाहर से और ऐड कर दिया है। बात क्लियर हो रही होगी फर्स्ट सेंटेंस से। टू इट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। अच्छा, 2% जब बाहर से बोरिक एसिड ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ वो मिक्सचर 4% से ज़्यादा और 6% से कम बोरिक एसिड कंटेन करता है। बात को समझो एक बार फिर से। एक सॉल्यूशन था जिसमें पहले से 8% बोरिक एसिड था, 2% बोरिक एसिड और ऐड कर दिया। जो 2% बोरिक एसिड ऐड कर दिया उसके बाद जो मिक्सचर, नया मिक्सचर बना वो 4% से ज़्यादा और 6% से कम बोरिक एसिड कंटेन करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%, पहले जब ये 2% ऑफ बोरिक एसिड ऐड नहीं किया गया था तो इसका जो अमाउंट था, वॉल्यूम था, वो 640 लीटर था, है ना। 640 लीटर में 8% बोरिक एसिड था इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये 2% मिक्स नहीं किया गया था। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, मतलब कितने का 2% तो बोला है लेकिन कितने का 2% इसमें ऐड कर दिया जाए कि जो मिक्सचर बनके तैयार हो 4% से ज्यादा और 6% से कम बोरिक एसिड कंटेन करता हो।
ठीक है, साथ में हम जब इसकी इनइक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे, लिखाएंगे, तब बताएंगे। देखो, लेट हाउ मेनी लीटर ऑफ 2%, यानी 2% किसी की भी तो क्वांटिटी होगी टोटल का कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा 2%, मतलब टोटल है क्या ये पता नहीं है, तो टोटल सपोज कर लेते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडिड। सपोज कर लिया मैंने कि जो 2% है वो x लीटर का है जिसको ऐड किया गया है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। तो अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया? टोटल मिक्सचर हो गया 640 प्लस x, है ना। अब यहां से जो x डाला गया और उसमें 2% बोरिक एसिड है, तो 640 पहले से था और x जो डाली गई है क्वांटिटी, x लीटर क्वांटिटी डाली गई है, उसमें 2% बोरिक एसिड था, तो दोनों को इसमें मिक्स कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? पहले की 640 और अभी ऐड कर दिया x, ठीक है। याद रखना 2% ऐड करने का मतलब, 2% बोरिक एसिड ऐड करने का मतलब है जो क्वांटिटी कंप्लीट x थी जिसको डाला गया है उसके अंदर 2% बोरिक एसिड है, तो टोटल मिक्सचर का अमाउंट कितना हो गया? 640 प्लस x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कंडीशन स्टोरी देखते हैं क्या बोला है। वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%, तो 640 लीटर का 8% था पहले तो इसमें बोरिक एसिड। अब उसके बाद x का 2% बोरिक एसिड और ऐड कर दिया, ठीक है। बोरिक एसिड की हम केवल बात कर रहे हैं, बोरिक एसिड कितना है टोटल इसके अंदर? 640 का 8% बोरिक एसिड है, और उसके बाद जितना बोरिक एसिड था वो 2% था जिसको बाहर से ऐड किया, यानी x अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड किया गया जिसका 2% बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड हमें इतना मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये जो बोरिक एसिड है वो रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टेंट मिक्सचर आ रहा है, टोटल मिक्सचर आ रहा है उससे 4% से ज़्यादा है, और ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उससे 6% से कम है। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो टोटल इसमें मिक्सचर था 640 का 8%, अभी जब बाहर से कुछ नहीं डाला गया, फिर बाहर से x लीटर और सॉल्यूशन डाल दिया, x लीटर में 2% बोरिक एसिड था, तो x लीटर का 2% निकाल दिया, जो बाहर से बोरिक एसिड डाला गया उसकी क्वांटिटी आ गई। 640 का 8% निकाल दिया, तो 640 में जितना अमाउंट बोरिक एसिड का होगा वो निकल के आ जाएगा, टोटल बोरिक एसिड आ गया। अब जो टोटल बोरिक एसिड है वो बोला है कि जो टोटल मिक्सचर निकल के आएगा उसके 4% से ज़्यादा होगा, और टोटल मिक्सचर निकल के आएगा उसके 6% से लेस होगा, ये कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 640 प्लस x और इंटू 4/100 कर लिया, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। 640 इंटू 8 प्लस 2x होल अपॉन 100, इससे भी अपॉन 100 आएगा, इससे भी अपॉन 100, टोटल का 100 लिख लिया। लेस देन 640 प्लस x और इंटू 6 अपॉन 100, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ये इस तरफ। इसके बाद देखते हैं 100 का मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 100 100 कट हो गए। इसके बाद बचा 640 प्लस x इंटू 4 लेस देन, अब दोनों से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, 640 इंटू 4 और प्लस x लेस और 640x, ये वैल्यू आ गई। अब 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी 640 प्लस x इंटू 2 लेस देन 640 इंटू 4 प्लस x लेस देन 3 640 प्लस x। अब वही फॉर्म बनेगा, लेफ्ट को अलग सॉल्व करेंगे हम, राइट को सॉल्व अलग करेंगे। तो पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट को सॉल्व किया, 2 इंटू 640 0 और 128 आएगा प्लस 2x लेस देन 644 जा 0, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 आएगा प्लस x, देन 2x माइनस x लेस देन 2560 माइनस 1280 आ गया, देन x लेस देन 0, 16 में से 8 को माइनस किया 8 आएगा, और उसके बाद 24 में से 12 को माइनस किया 12 आ गया। तो x के लिए एक फॉर्म आ गया। इसके बाद हम ये वाली इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देख ही लिया था, 2560 आएगा प्लस x
लेस देन इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 119 प्लस 3x आ गया। क्लियर? देन 2560 माइनस 1920 ट्रांसपोजिशन कर लिया, लेस देन 3x माइनस x आ गया। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और 6 में से 2 गया 4 और 25 में से 19 को माइनस करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी, लेस देन 2x आ गया। 2 से इसको कट कर दिया 320 आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 320। अब हमें क्या रिजल्ट मिला, जो x की वैल्यू होगी वो 320 से ग्रेटर होगी और इसी x की वैल्यू 1280 से लेस होगी। तो मेरा फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो x लाइज बिटवीन 320 टू 1280। इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला था टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा उसका 2% जो बोरिक एसिड ऐड किया गया है उसका रेंज क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो 320 से 1280 के बीच में लाई करेगी। इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बाहर से ऐड किया जा रहा है और इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर बाहर से ऐड करेंगे तो उसमें बोरिक एसिड का क्वांटिटी 2% था। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 12th। इसके बाद इसी टाइप का 13 क्वेश्चन है, 13 भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन है और जिस सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो 1125 लीटर। अब इसमें जो 45% अमाउंट है वो एसिड का है, एसिड की क्वांटिटी 45% है सॉल्यूशन के अंदर। अब क्वेश्चन में बोला है कि बाहर से हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। अब इसमें बाहर से कितना वाटर ऐड कर दिया जाए सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। बाहर से इसमें कितना वाटर को ऐड कर दिया जाए जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने उसमें 25% से ज़्यादा एसिड रह जाए और 30% से कम रह जाए। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बाहर से पानी डालते जाएंगे तो एसिड का जो क्वांटिटी होगा वो कम होता जाएगा। शुरुआत में क्या है कि 1125 लीटर था सॉल्यूशन, उसके अंदर 45% एसिड था। 45% काफ़ी बड़ी अमाउंट था और फिर बाहर से इसमें वाटर डाला गया। वाटर डालेंगे तो एसिड की क्वांटिटी उसके अंदर कम होती जाएगी। तो एसिड की क्वांटिटी 25% से 30% के बीच में रह जाए। पूछा है कि कितना वाटर डालते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x लीटर of water will have to be added। ठीक है, इतना वाटर को ऐड कर दिया जाए, ये सॉल्यूशन है इसका। तो केवल हम एसिड के लिए देखेंगे तो 1125 का 45% इनिशियली इसमें एसिड था और अभी देखो इसमें जो टोटल मिक्सचर बना है वो टोटल मिक्सचर कितना होगा। अब बाहर से इसमें x लीटर वाटर को ऐड किया तो टोटल मिक्सचर हो गया 1125 प्लस x इतना लीटर इसमें सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया। 1125 पहले से था, x और ऐड कर दिया 1125 प्लस x, मिक्सचर हो गया टोटल। अब ये जो मिक्सचर बोला है ये मिक्सचर 25% से ज़्यादा होगा। 1125 प्लस x का 25% से ज़्यादा होगा और 1125 प्लस x का 30% से कम होगा, है ना। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना। केवल हम एसिड की बात कर रहे हैं, जो मिक्सचर बनेगा वो 25% से ज़्यादा होगा और ये जो मिक्सचर होगा वो 30% से लेस होगा, है ना। यही मिक्सचर 1125 का 45%। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1125 प्लस x इंटू 25 अपॉन 100, ये लेफ्ट वाला पार्ट ले लिया। 1125 इंटू 45 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, लास्ट वाले को भी लिख लेते हैं। 1125 प्लस x इंटू 30 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में मीनिंग तो समझ में आ रहा है। 1125 प्लस x का अगर 25% निकालेंगे उससे ज़्यादा तो 1125 का 45% होगा, वो ज़्यादा ही होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि जो मिक्सचर आएगा उससे ज़्यादा 30% होगा, यानी जो मिक्सचर सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड की क्वांटिटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अगला स्टेप देखो,
अब इसके बाद डिनोमिनेटर में 100 100 100 आ रहा है, तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 1125 प्लस एक्स इंटू 25 लेस देन 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30। ये 1125 इसको हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब सब में मैंने 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 सब में कॉमन आ रहा था। 1125 प्लस एक्स और 5 5 जा 25 होता है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। 1125 5 9 जा 45 और 1125 प्लस एक्स और 5 6 जा 30। इस तरह से थोड़ा सिंपल किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट करोगे तो सॉल्विंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर सॉल्विंग बड़ी हो जाती है तो। 1125 इंटू 5 प्लस 5x। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसका, उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। 5x को ही लिख लिया केवल और उसके बाद सारी वैल्यू को ट्रांसपोजिशन कर लिया। 1125 इंटू 9 और माइनस 1125 इंटू 5, क्लियर। और 5x ट्रांसपोजिशन करने का ये रीजन था कि 1125 हमें कॉमन मिल जाएगा, हम ज़्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, सॉल्विंग वैसे ही सिंपल हो जाएगी। 5x, अच्छा 5 से इसको कट कर लेते हैं पहले। 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 और 2, 5 5 जा 25 x लेस देन और 225 इंटू 4 आएगा। x 25 4 जा 100 होता है और कैरी 1 गया और 4 2 जा 8 19, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 900। अब सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, यानी राइट वाला पार्ट ले लेते हैं। 1125 इंटू 9 इज लेस देन 1125 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में 6 प्लस 6x। एक ही वेरिएबल है इसमें, एक ही प्लेस पे, तो 1125 इंटू 9 माइनस 1125 इंटू 6 लेस देन 6x। देन 1125 सेम कंडीशन इसमें भी है, कॉमन आ गया, लेस देन 6x। देन 1125 इंटू 3 आएगा लेस देन 6x और 3 2 जा 6 होता है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया। 1125 बाई 2, ये 2 अपॉन में आ गया लेस देन x। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 जा 10 कैरी 1 और 2 5 जा 10 सॉरी 2 5 जा 10 हो गया 1, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 हो गया, है ना। 2 2 जा 4 और कैरी 1, 2 5 जा 10 लेस देन x। तो इसके बाद हमें जो x का आंसर मिला विच इज लाइज बिटवीन 562.5 टू 900, यानी ये मेरा जो आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा वो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें बाहर से वाटर ऐड करना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी या अमाउंट लीटर में जो होगा वो 562.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 900 से लेस होना चाहिए, तभी जो फाइनली मिक्सचर बनेगा वो 25% से लेस और 30% से 25% से ज़्यादा और 30% से लेस इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 13 वाला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। और MA का मतलब इसमें बताया गया है कि मेंटल एज है और CA का मतलब बताया है क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल का एज का मतलब होता है किसी भी पर्सन की या किसी भी चिल्ड्रन की या चाइल्ड की जो उसकी प्रेजेंट एज होती है। जैसे कोई 15 साल का है ना, उसकी एज 15 ईयर्स है और शायद उसकी जो समझ है, वो अभी 10 साल की है, तो उसका IQ कम हो गया। लेकिन कोई 15 साल का हुआ है और उसको समझ आ गई है 18 साल तक की, यानी 18 साल तक का जो पर्सन सोच सकता है उतना वो 15 साल पे सोच रहा है, तो इसका मतलब उसका IQ ज़्यादा हो गया। IQ का मतलब समझ रहे हो, जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसके रिस्पेक्ट में उसका दिमाग जो है वो कितना वर्क कर रहा है। एज के रिस्पेक्ट में अगर दिमाग ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसका IQ अच्छा होगा, और जो एज है उसके रिस्पेक्ट में दिमाग कम वर्क कर रहा होगा तो उसका IQ थोड़ा वीक है। ठीक है, IQ का मतलब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंटल और ये तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया। IQ दिया है 80 से 140 के बीच में, ये IQ दिया है, इसको हम लिख लेते हैं 80 से 140। अब इसमें बोला गया है ये जो IQ टेस्ट किया गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, यानी 12 साल के बच्चों के ऊपर किया गया है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, पूछा है कि उनका जो मेंटल एज है
वो दिमाग से कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, कितनी एज हो गई है। तो IQ का किसके इक्वल होता है, MA/CA इंटू 100 लेस देन 80, और ये जो वैल्यू होगी 80 से ग्रेटर होगी, और यानी 80 लेस होगा, 140 से ये वैल्यू लेस होगी। अच्छा, 80 क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब प्रेजेंट एज होता है, बच्चों की प्रेजेंट एज 12 ईयर्स है, इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 हो गया। अब हम 10 से सब में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 10 सब में कॉमन आ जाएगा। 8 लेस देन इक्वल टू MA/12 इंटू 10 हो गया, लेस देन इक्वल टू 140 में 0 तो कट ही गया, 14 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, क्लियर। देन 8 लेस देन इक्वल टू 5/6 MA लेस देन इक्वल टू 14। तो अब इसके बाद हम सब में 6/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6/5, 6/5 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 इंटू 8 लेस देन 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं 6/5। इसी की वजह से मैंने 6/5 का मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे ये कट हो जाए और हमें केवल MA मिल जाए, यानी मेंटल एज मिल जाए। और इसमें भी 6/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया। और इसके बाद देखो ये तो कट हो गया, और 6 8 जा 48 लेस देन MA और लेस देन इक्वल टू 84/5। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आंसर का ही होगा, और 5 9 जा होता है 45 और 5 6 जा 30 लेस देन MA यानी मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और 3 आएगा, है ना। 5 6 जा 30 और 4 5 8 जा 40, यानी जो मेंटल एज बच्चों की होगी वो 9.6 ईयर्स से लेके 16.8 ईयर्स के बीच में होगी। यानी कुछ की जो मेंटल एज होगी, जो प्रेजेंट एज होगी बच्चों की 12 ईयर्स, उससे कुछ कम होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मेंटल हेल्थ 12 ईयर्स से ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम 16.8 होगी। तो मेंटल एज का ये इंटरवल यानी रेंज आ गया, ठीक है। 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। अब इसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी है कि हम चैप्टर नंबर 7 को लेके आए। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।